Today we are going to start with a new topic, and that is transfer pricing. Now, जब ये टॉपिक या फिर जब ये नाम हम लोग पढ़ते हैं तो इस नाम से हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है? बहुत ज़्यादा सिंपल है, दो वर्ड है, ट्रांसफ़र और दूसरा है प्राइसिंग। तो चलो फटाफट तुम लोग ही मेरे को बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर प्राइसिंग? ट्रांसफर प्राइसिंग इज नथिंग बट ट्रांसफर करने का प्राइस, कैलकुलेट करना, राइट? चलो अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ है जो हम लोग को समझना चाहिए। लेट अस अज्यूम, अगर मैंने तुम लोगों को ये बोला देयर इज टू डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस चैप्टर के अंदर जो इसका कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू सॉल्व क्वेश्चंस। अगर तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो हो सकता है क्वेश्चन रीड करके तुम लोगों को फील कुछ और हो और सॉल्यूशन में कुछ और ही दिए। ओके, सो प्लीज बी वेरी क्लियर इन योर कॉन्सेप्ट। तो मैंने क्या बोला, लेट अस अज्यूम देयर इज टू डिपार्टमेंट्स ए एंड बी। अब डिपार्टमेंट ए ने एक यूनिट बनाया, फॉर एग्जाम्पल चलो 10 रुपए का। कितने रुपीस का? 10 रुपए का। अब वो उस यूनिट को किसको ट्रांसफर करने वाला है? डिपार्टमेंट बी को। ओके, चलो अब मुझे तुम लोग बताओ कि डिपार्टमेंट ए जो है वो डिपार्टमेंट बी को 10 रुपए का चीज कितने में देना चाहिए? तुम लोग बताओ। अगर मैं तुम लोगों को ये बताऊं कि उसने डिपार्टमेंट बी को 10 रुपए में ही देना चाहिए, तो क्या ये 10 रुपए में उसको देना चाहिए? चलो तुम लोग मेरे को बताओ। आंसर इज नो। अब सर नो क्यों बोला? रीजन तो बताओ। रीजन बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड दैट इज कि इस पूरे चैप्टर में तुम लोगों के दिमाग में सिर्फ एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए और वो ये है कि हर एक डिपार्टमेंट यहाँ पे अपना अपना प्रॉफिट कमाने के लिए आया है। ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज प्रॉफिट centers. Each and every department is profit centers. हर एक डिपार्टमेंट सिर्फ ये चाहता है कि वो प्रॉफिट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाए। हर एक डिपार्टमेंट के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होता है कि वो प्रॉफिट कमाए। और कॉमन सेंस है यार, हर एक बंदा अगर बिजनेस कर रहा है तो प्रॉफिट कमाने के लिए ही तो कर रहा है, राइट? ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अगर उसने 10 रुपए का चीज डिपार्टमेंट बी को 11 में दिया, 12 में दिया, 13 में दिया, 15 में दिया, 20 में दिया, तो क्या ये सब ट्रांसफर प्राइसिंग सही रहेगा? 11 रुपीज, 12 रुपीज, 13, 15, 20, क्या लगता है तुम लोगों को? ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब क्या? ट्रांसफर करने का प्राइस। बिल्कुल सही। तो मैं तुम लोगों को ये पूछ रहा हूं कि ये 11, 12, 13, 15, 20 कुछ भी ट्रांसफर प्राइस रखा तो क्या ये चलेगा? ट्रांसफर प्राइसिंग रखने के लिए तो कुछ भी रख सकते हैं, तो क्या ये चलेगा? आंसर इज नो। अब सवाल ये कि सर नो क्यों? देखो, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी दोनों अलग अलग है, राइट? लेकिन अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन का बात करूं तो डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी दोनों भी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं जिसका ओनर एक ही है, बराबर है? अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, डिपार्टमेंट ए ने 10 रुपए का चीज बनाया और वो डिपार्टमेंट बी को दे रहा है 20 रुपए में। कितने रुपए में दे रहा है?
₹20 में, और जबकि डिपार्टमेंट बी बाहर मार्केट से सेम प्रोडक्ट परचेज कर रहा है फॉर एग्जांपल ₹15 में। तो बताओ फटाफट, अगर डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को ₹20 में देगा तो क्या डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट ए से परचेज करेगा? नहीं। फिर वो डिपार्टमेंट बी क्या करेगा? बाहर मार्केट से परचेज करेगा, क्योंकि उसको मार्केट में कितने रुपीज में मिल रहा है? ₹15 में। सो बोलने का मतलब क्या है, व्हाट शुड बी द ट्रांसफर प्राइस? ट्रांसफर प्राइस वो प्राइस होना चाहिए जहां पे पहला पॉइंट, डिपार्टमेंट का खुद का लॉस ना हो। डिपार्टमेंट का खुद का लॉस नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ए अगर वो ₹10 में कोई चीज बना रहा है तो वो ₹9 में, ₹8 में ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो डिपार्टमेंट ए का लॉस होगा। और कोई भी डिपार्टमेंट अपना लॉस नहीं चाहेगा, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट यहां पे कौन है? प्रॉफिट सेंटर्स। ठीक है। सो यहां पे व्हाट विल बी द बेस्ट ट्रांसफर प्राइस? What will be the best transfer price? The best transfer price will be that transfer price जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। एकदम सिंपल है। तो ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करने के लिए दिमाग में सिर्फ दो चीज तुम लोगों को रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, हर एक डिपार्टमेंट प्रॉफिट सेंटर है, तो कोई भी डिपार्टमेंट अपना लॉस होते हुए ट्रांसफर नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट, तुमको तुम्हारा लॉस नहीं करना है, डिपार्टमेंट को अपना लॉस होना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। कोई भी ट्रांसफर प्राइस रखो जिसमें तुमको प्रॉफिट हो, लेकिन फिर वो ट्रांसफर प्राइस वो भी नहीं होना चाहिए जिससे ऑर्गेनाइजेशन का कुछ नुकसान हो। सो व्हाट शुड बी योर ट्रांसफर प्राइस? ट्रांसफर प्राइस वो होना चाहिए जिसमें डिपार्टमेंट का भी फायदा हो, एट द सेम टाइम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा हो। क्लियर? एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, सिर्फ मेरे को तुम लोग बताओ तुम लोग क्या करोगे। देखो फॉर एग्जाम्पल, तुम लोगों का फ्रेंड जो है वो एक खाई में गिरने वाला है और तुम उसके साथ में हो। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग पिकनिक चले गए और वो स्लिप हो गया उसका पैर और वो नीचे खाई में गिरने वाला है। अब वो तुमको बोल रहा है कि मुझे हाथ दे, मुझे बचा ले, प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प। चलो तुम लोग मुझे बताओ, क्या तुम लोग उसको हेल्प करोगे? हाँ या ना? इसमें दो आंसर है। पहला पॉइंट, अगर मैं उसको हाथ दूं और मैं उसे बचा सकता हूं तो मैं उसे हाथ दूंगा और मैं उसे बचा लूंगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर मैंने बोला उसका वेट बहुत ज्यादा है, अगर मैंने उसे हाथ दिया तो मैं तो उसको तो ऊपर ला ही नहीं सकता, लेकिन हम दोनों गिर जाएंगे। तो बताओ उस केस में तुम लोग उसको हाथ दोगे क्या? बिल्कुल नहीं। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज द सेम। ट्रांसफर प्राइस का मतलब क्या है? डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को गुड्स ट्रांसफर करेगा, बराबर है। डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को तो गुड्स ट्रांसफर कर ही रहा है, एट द सेम टाइम इन लोगों को राइट्स होता है कि ये लोग बाहर भी मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट को बेच सके। तो डिपार्टमेंट ए जो है वो डिपार्टमेंट बी को भी बेच रहा है, बाहर मार्केट में भी बेच रहा है। डिपार्टमेंट ए सब जगह से कमा रहा है, बी भी डिपार्टमेंट ए से खरीदना है तो ए से खरीद सकते हैं, मार्केट से खरीदना है मार्केट से खरीद सकते हैं। जिसको जो मन में आ रहा है वो करो, प्रॉफिट होना चाहिए बस। सो पॉइंट ये है कि डिपार्टमेंट ए अगर मार्केट में भी बेच सकता है तो वो डिपार्टमेंट बी को सस्ते में क्यों बेचे? पॉइंट ये भी है, अगर डिपार्टमेंट ए का, अगर मैं ये बोलूं कि जो उसका कैपेसिटी है वो 1000 यूनिट्स का है, मार्केट में डिमांड है 800 का, कितना एक्स्ट्रा बच रहा है? 200। 200 डिपार्टमेंट ए बना तो सकता है बट वो बना नहीं रहा है। क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है। अगर वो 200 यूनिट्स अगर डिपार्टमेंट बी को चाहिए तो इन दैट केस हम लोग वो 200 यूनिट्स डिपार्टमेंट बी को दे सकते हैं, क्योंकि वो हम लोग वैसे भी नहीं बना रहे, बना के वो डिपार्टमेंट बी को तो दे, कम से कम उसका हेल्प हो जाए, राइट? सो व्हाट शुड बी द ट्रांसफर प्राइस? ट्रांसफर प्राइस वो होना चाहिए कि हम लोग डिपार्टमेंट बी को हेल्प तो करना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को देगा कौन से प्राइस पे? मार्केट प्राइस पे भी दे सकता है, वो टोटल कॉस्ट पे भी दे सकता है, वो वेरिएबल कॉस्ट पे दे सकता है, लेस देन मार्केट प्राइस पे दे सकता है, वो किसी भी प्राइस पे दे सकता है। जो प्राइस पे देगा वो प्राइस विल बिकम द ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड, तो शायद थोड़ा और डिटेल में हम लोगों को समझ में आएगा। लेट अस अज्यूम कि ये है मेरा मोबाइल शॉप। क्या है मेरा? मोबाइल शॉप। ठीक है, मेरे पास तमाम बहुत सारे मोबाइल्स यहाँ पे ऐसे 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 से पड़े हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पास एक मोबाइल है जिसका मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है और मेरे पास सिर्फ एक ही पीस है, सिर्फ एक पीस। ठीक है, अगर मैं इसका डिस्क्रिप्शन दूं तो लेट अस अज्यूम कि ये मोबाइल जो है, ये मोबाइल मैंने परचेज किया फॉर एग्जांपल 15,000 में, बराबर। फिर इसके अंदर मैंने फिक्स्ड कॉस्ट जैसे रेंट हो गया और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के कॉस्ट होते हैं। ये मोबाइल खरीदा है 15,000 में, चलो वेरिएबल कॉस्ट अलग से हम लोग ऐड कर देते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट वो ले लेते हैं 3,000 का। तो मेरा जो टोटल कॉस्ट मोबाइल का इट इज 18,000। मैंने प्रॉफिट ऐड कर दिया, प्रॉफिट, और ये हो गया 2,000। और मेरा सेलिंग प्राइस बोल दो या को हम लोग बोल देंगे मार्केट। तुम्हारे पास अलग अलग टाइप के कस्टमर्स आ रहे, तुम मुझे बताओ कितने में बेचोगे? ठीक है, देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहला एक बंदा आ गया स्ट्रेंजर। चलो बताओ मुझे, स्ट्रेंजर को, अगर कोई स्ट्रेंजर आ गया अननोन पर्सन, उसको कितने में बेचोगे? विदाउट एनी डाउट जो मार्केट प्राइस है उतने में ही बेचेंगे, है ना? चलो, दूसरा एक बंदा आ गया, मान लेते वो तुम्हारा फ्रेंड है, तो तुम कितने में बेचोगे? फ्रेंड है तो कुछ ना कुछ देंगे। चलो डिस्काउंट दे दिया उसको, 20,000 का था, चल तू ले ले 19,000 में। एक ट्रांसफर प्राइस हो गया कि भाई मैंने 19,000 में मेरे फ्रेंड को बेच दिया। मान लो अगर मैंने, मेरा कजिन ब्रदर मेरे पास आ, कजिन ब्रदर, तो उसको कितने में बेचेंगे? तो कजिन ब्रदर आने के बाद हम लोग उसको कितने में बेचेंगे? अब कजिन ब्रदर बोल रहे अरे यार क्या तू अभी भाई से कमाएगा, चल ना छोड़ना यार, क्या जितना कॉस्ट है उतने में ही दे दे। तो मैंने क्या किया, उसको बोला अरे हाँ यार देखना मेरा कॉस्ट 18,000 है, तू एक काम कर, मुझे तू 18,000 ही पे कर दे, विच इज माई टोटल कॉस्ट। चलो बताओ फटाफट, मैंने मेरे कजिन ब्रदर को कितने में दे दिया? सिर्फ 18,000 में। क्या मेरे को कोई प्रॉफिट हुआ? बिल्कुल नहीं। ऐसे सोचना भी मत भैया, ये एडिशनल यूनिट है, फिक्स्ड कॉस्ट इस पे लगने वाला नहीं है, तुमने 3,000 का प्रॉफिट बिना बताए कमा लिया है ना? तो यहां पे हमने कजिन ब्रदर को उसको बोलने के लिए तो टोटल कॉस्ट पे बेचा है, लेकिन क्या तुम लोगों को इस पे कोई फिक्स्ड कॉस्ट लगने वाला है? अरे तुम्हारे पास हजारों मोबाइल है जिसको तुम लोगों ने मार्केट में ऑलरेडी बेच दिया है। वो सब मोबाइल बेच के हम लोगों ने प्रॉफिट भी कमा लिया है। प्रॉफिट कमा लिया मतलब हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर है, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर है, इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलरेडी रिकवर्ड। फिक्स्ड कॉस्ट अगर रिकवर्ड हो चुका है तो इस मोबाइल पे हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट का चार्ज कैसे करें? राइट? इसका मतलब हमने हमारे कजिन ब्रदर को बिना बताए 3,000 का प्रॉफिट ले लिया है। अब मान लो मेरे दुकान पे अब मेरा भाई आ गया, रियल ब्रदर। अब वो आके मेरे को क्या बोल रहा है, अरे यार मैं तो तेरा भाई है ना, तो क्या मेरे से पैसा ले रहा है, चल फ्री में ही मेरे को दे दे। तो बताओ फटाफट, क्या मैं उसको फ्री में दे दूं? ऐसे होता है बिजनेस? यस और नो? तो मान लिया चलो मेरा रियल ब्रदर है, मेरे को उससे प्रॉफिट नहीं कमाना है, लेकिन एटलीस्ट मेरा नुकसान भी तो नहीं होना चाहिए, राइट? नहीं तो मैं बिजनेस ही नहीं कर पाऊंगा कभी भी। इसीलिए मैं मेरे रियल ब्रदर को कितने में देगा? 15,000 विच इज माई वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो यहां पे हम लोगों ने क्या सीखा
ट्रांसफर प्राइस के अंदर जो सबसे ज्यादा सबसे मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस होता है दैट इज मार्केट प्राइस, और जो सबसे मिनिमम ट्रांसफर प्राइस होता है दैट इज वेरिएबल कॉस्ट. सो द मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस इज द मार्केट प्राइस एंड द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कैन बी वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, चलो इसी एग्जाम्पल को हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड, जरा देखो, ध्यान से सुनो और समझने का कोशिश करो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मान लो मेरे पास एक ही मोबाइल है, ये जो मेरा एक मोबाइल है वो एक ही मोबाइल है, और मेरे दुकान पे एक स्ट्रेंजर आ गया. चलो फटाफट बताओ कितने में देना है स्ट्रेंजर को. वेरी गुड, 20,000 में. राइट. तो मैंने बोला स्ट्रेंजर को 20,000 रुपए का मोबाइल है. तो स्ट्रेंजर ने मेरे को बोला ठीक है सर, मैं आपको एक 5 मिनट में बताता हूँ, मैं जरा वाइफ से मेरे बात कर लेता हूँ. ठीक है. और मीनवाइल वहीं पे मेरा रियल ब्रदर आ गया. फटाफट अब मैं मेरे रियल ब्रदर को कितने में बेचूंगा? कितने में बेचूंगा मैं? 15,000 है ना. ऊपर देख के बताओ मेरे को, ऊपर कितना है? 15,000. तो कितने में मैं बेचूंगा मैं मेरे रियल ब्रदर को? 15,000. एंड द आंसर इज रॉन्ग. अभी मैंने थोड़े टाइम पहले तुम लोगों को क्या बोला था? तुम बिजनेस कर रहे हो, तुमको जिसको जितने में देना है दे दो, कोई दिक्कत नहीं है. सिर्फ दिमाग में एक चीज होना चाहिए कि किसी को मदद करते वक्त तुम्हारा नुकसान ना हो, है ना. अगर तुम यहां पे स्ट्रेंजर को बेचते हो तो 20,000 में बेचोगे तो तुमको प्रॉफिट होगा. अगर तुमने तुम्हारे रियल ब्रदर को बेचा तो 15,000 में बेचोगे तो तुम्हारा 5,000 रुपए तुमको कम मिलेगा. यस और नो? तो इन दिस केस हम हमारे रियल ब्रदर को 15,000 रुपीज में नहीं बेचेंगे. तो बताओ फटाफट, अगर रियल ब्रदर बोला नहीं नहीं मेरे को मोबाइल खरीदना ही है, मेरे को यही मोबाइल चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? ठीक है ले ले, कोई बात नहीं, तो तू भी 20,000 रुपये मुझे दे, मुझे तेरे वजह से कोई नुकसान होना नहीं चाहिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पे ट्रांसफर प्राइस विल बी ₹20,000. और ये हम लोग ने कैसे कैलकुलेट किया? ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस ये जो ऊपर के 5,000 है उसको हम लोग बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इस एग्जांपल में मैंने मेरे भाई को कितने में दिया था? 15,000 में. क्यों? क्योंकि मेरे पास एक ही मोबाइल था, लेकिन सिर्फ मेरा भाई आया था खरीदने के लिए. राइट. लेकिन जब ये मैंने मोबाइल मेरे भाई को सेल किया उस टाइम पे देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मेरे पास कोई और नहीं था मैं जिसको बेच सकता हूं, इसीलिए मैंने मेरे भाई को कितने में दिया था? 15,000 में. लेकिन अगर तुम जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो तुम्हारे भाई के अलावा कोई और भी है, यहां पे भाई मतलब डिपार्टमेंट, कोई और है जिसको वो प्रोडक्ट चाहिए, और मैं उसको ना बेचते हुए मैं मेरे डिपार्टमेंट को हेल्प कर रहा हूं, मेरे भाई को हेल्प कर रहा हूं, इन दैट केस दैट बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्योंकि अगर वही चीज तुमने मार्केट में बेचा तो 20,000 मिलेगा, तुमने यहां बेचा तो 15 मिलेगा, 5,000 कम मिलेगा. दैट 5,000 इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और वो कॉस्ट हमको वो लॉस होना नहीं चाहिए. हेंस ट्रांसफर प्राइस विल बी वेरिएबल कॉस्ट प्लस व्हाट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3. आ जाओ तुम लोग के नोट्स में क्वेश्चन नंबर 3. A company fixes the internal divisional transfer prices for its product on the basis of cost plus an estimated return on investment in its division. मतलब, what is the formula for transfer price? Transfer price is equal to cost plus return on investment. Cost plus what? Return on investment. The relevant portion of the budget for the division X for the year 2015-16 is given below. फिक्स एसेट दिया है 5 lakhs, करंट एसेट 3 लाख, डेटर्स दिया है 2 lakhs. फटाफट बताओ 5 + 3 + 2 टोटल कितना हो गया? 10 lakhs. So my investment will be equal to what? 10 lakhs. ठीक है, तुम लोग अपने नोटबुक में लिखते रहो
टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फिक्स एसेट का अमाउंट लिखो 5 लाख, करंट एसेट 3 लाख, डेटर्स 2 लाख, टोटल करके लिख दो 10 लाख। ठीक है। नाउ एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट है 8 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपीज पर यूनिट, बजटेड वॉल्यूम फॉर ऑफ प्रोडक्शन पर ईयर टोटल दिया 4 लाख। सो व्हाट विल बी माय टोटल वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख इंटू 10 दैट कम्स टू 40 lakhs. Correct? And my desired return on investment is 28% on what? 28% on investment. So that comes to 10 lakh into 28%, that comes to 2 lakhs 80,000. Clear? Chalo, let's calculate transfer price. You are required to determine the transfer price of division X. Very easy question. Let's see. Question number 3, calculation of transfer price. सबसे पहले यहाँ पे ये वाला वर्किंग नोट कर देना, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट करने के बाद कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस। ठीक है। पहला, सबसे पहले आएगा वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट कितना है 4 लाख units into 10 rupees per unit, that comes to 40 lakhs, plus fixed cost. Bolo, what is fixed cost? Fixed cost is rupees 8 lakhs. Variable cost plus fixed cost gives me total cost, that comes to 48 lakhs. इसी में ऐड कर देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था 10 लाख इंटू 28% बोले तो कितना 2 lakhs 80,000. So my total transfer is equal to 50 lakhs 80,000. So therefore transfer price per unit is equal to 50 lakhs 80,000 divided by total units कितना था, total units कितना है 4 lakhs. So 50 lakhs 80,000 divided by 4 lakhs and answer is 12.7. कितना इजी क्वेश्चन था, राइट? क्वेश्चन में आंसर दिया था, क्या दिया था? ट्रांसफर प्राइस कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड रिटर्न ऑन व्हाट? इन्वेस्टमेंट. तो कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट विल गिव यू द आंसर. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉस्ट ले लिया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ले लिया, ये मेरा टोटल ट्रांसफर हुआ, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स कर दिया, मुझे ये आंसर आ गया. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कौन सा वाला करेंगे? वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल बोल देता हूँ, पहले वो हम लोग समझ लेते हैं, वो करते एंड देन वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, चलो मुझे एक बात बताओ, मान लो एक डिवीजन है, डिवीजन ए, ठीक है, उसमें उस डिवीजन ए में इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जाम्पल है 5 lakhs और उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 20%. कितना परसेंट? 20%. तो बताओ फटाफट उसको प्रॉफिट कितना चाहिए? प्रॉफिट चाहिए उसको 5 lakhs का इन्वेस्टमेंट और उस 5 lakhs पे उसको चाहिए 20%. इट मीन्स उसको प्रॉफिट चाहिए 1 लाख. समझ में आया?
अब उसको प्रॉफिट चाहिए 1 लाख, बट सपोज उसका प्रॉफिट, अगर उसका प्रॉफिट आ गया 1,25,000, तो बताओ इसमें से ROI कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 1 लाख। क्या मेरा प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा हुआ? बिल्कुल हुआ। कितना एक्स्ट्रा हुआ? 25,000 एक्स्ट्रा हुआ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ज्यादा। सो इस 25,000 को हम लोग बोलेंगे रेसिडुअल इनकम। क्या बोलेंगे? रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल बोले तो एक्स्ट्रा इनकम ओवर एंड अबाउ योर व्हाट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर? चलो, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मुझे क्वेश्चन नंबर 1 होने से पहले बताना था। चलो इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इफ आई टेल यू कि मेरा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट वो 1,25,000 नहीं है, इट इज ओनली 90,000। तो बताओ फटाफट मेरा ROI कितना था? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाज हाउ मच? 1 लाख। तो बताओ मुझे कम मिला कि ज्यादा मिला? कम मिला। कितना कम मिला? 10,000 कम मिला। So that is my residual income. So residual income can be negative also. Okay? Chalo. Now let's see question number 1. The following information relates to budgeted operation of division P of a manufacturing company. सेल्स बोला है 50,000 यूनिट, सेलिंग प्राइस 8 रुपए, 50,000 इंटू 8 गिव्स यू 4 लैक्स, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपीज के हिसाब से कम्स टू 3 लैक्स, कॉन्ट्रीब्यूशन है टोटल 1 लाख का, फिक्स्ड कॉस्ट है 75, डिविजनल प्रॉफिट है 25,000। मतलब एज ऑफ नाउ जो बिजनेस है वो 25,000 रुपए कमा रहा है। ओके, आगे चलते। द अमाउंट ऑफ डिविजनल इन्वेस्टमेंट इज 1,50,000। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,50,000 है। एंड मिनिमम डिजायर्ड रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना परसेंट? 20%। मतलब मिनिमम, कम से कम उसको कितना चाहिए? डिविजनल एक्सपेक्टेड ROI। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बताओ उसका इन्वेस्टमेंट कितना था? 1,50,000 इंटू 20% उसको रिटर्न चाहिए, तो आंसर इज 30,000। ओके, एंड देन डिविजनल एक्सपेक्टेड RI का मतलब होता है रेसिडुअल इनकम। RI का मतलब क्या? रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल मतलब एक्स्ट्रा इनकम। फटाफट मुझे बताओ इसने कितना सोचा था इनकम के बारे में? इसने सोचा था इसको होगा कितने का इनकम? 30,000, बट हुआ कितना? 25,000। फटाफट मुझे बताओ क्या इसको कम प्रॉफिट हुआ या ज्यादा हुआ? तो इसने सोचा था कितना? 30,000 और इसको हुआ कितना है? 25,000। तो कम हुआ या ज्यादा हुआ? तो दैट इज 5,000 नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब हो गया ब्रैकेट में। रेसिडुअल का मतलब होता है एक्स्ट्रा। अब 30,000 प्रॉफिट सोचा था, हुआ सिर्फ 25,000, तो 5,000 कम हुआ, तो रेसिडुअल इनकम विल बी नेगेटिव। अगर ये 25,000 के जगह पे फॉर एग्जांपल ये होता 40,000, तो इन दैट केस रेसिडुअल इनकम वुड हैड बीन 10,000। कि मैंने सोचा था 30,000 का प्रॉफिट, हुआ है 40,000, 10,000 एक्स्ट्रा हो गया, सो दैट बिकम्स योर रेसिडुअल इनकम। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग आराम से यहीं से देख के उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाला देखते हैं जरा, जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े। आई होप कि तुम सब लोगों को मार्जिनल कॉस्टिंग अच्छे से आता होगा। अगर नहीं आ रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग, सो प्लीज फर्स्ट रिवाइज मार्जिनल कॉस्टिंग, और उसमें डिसीजन मेकिंग वाला सम था ना, वो वाला, एंड देन कम टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6,
क्या दिया है यहाँ पे, लेट्स सी। अ डिवीजन ए इज अ प्रॉफिट सेंटर, और ये तो हम लोग ने स्टार्टिंग से ही हम लोग यही देखते आ रहे हैं कि हर एक डिवीजन यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर ही और प्रॉफिट कमाने के लिए ही आया है। Division A is a profit center that produces 3 products X, Y and Z, and each product has an external market. ठीक है, the relevant data is as external market price per unit for X. X कितने में बेच रहे हैं अपन, 48 में, Y 46 and Z का सेलिंग प्राइस इज 40। वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है, 33, 24 एंड 28। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट ये है लेबर आवर्स पर यूनिट, क्या दिया है, लेबर आवर्स पर यूनिट। अब लेबर आवर्स क्यों दिया है, लेबर आवर्स इसलिए दिया है क्योंकि दैट इज योर की फैक्टर। क्या है वो, अपना की फैक्टर। ओके, सो लेबर आवर्स पर यूनिट फॉर डिविजन ए इज 3, 4 एंड 2। मैक्सिमम एक्सटर्नल सेल्स, मैक्सिमम एक्सटर्नल सेल्स का मतलब होता है मार्केट का डिमांड, मार्केट का। चलो बताओ फटाफट, एक्स हम लोग मार्केट में मैक्स टू मैक्स कितना बेच सकते हैं, 800, मतलब 800 से ज्यादा यूनिट्स तुम एक्स का बेच ही नहीं सकता। वाई का कितना बेच सकते हो, 500, और जेड का कितना बेच सकते हो, 300। ओके, देन अब उसने क्या बोला है, up to 300 units of Y can be transferred to internal division B। मतलब अपना एक इंटरनल डिवीजन है, उसको कौन से प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट Y का कितना यूनिट्स चाहिए, 300 यूनिट्स। अब फटाफट मुझे बताओ Y के एक यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, Y के एक यूनिट को बनाने के लिए 4 घंटा लगता है, बराबर है। Y के एक यूनिट को बनाने के लिए 4 घंटा लगता है, टोटल उसको 300 यूनिट्स चाहिए। तो व्हाट इज द आवर्स रिक्वायर्ड, 300 इंटू 4, इसका मतलब टोटल 1200 आवर्स हम लोगों को लगेंगे इफ वी वांट टू प्रिपेयर 300 यूनिट्स ऑफ Y फॉर डिवीजन बी। ओके, आगे रीड कर लेते हैं। डिवीजन बी has also the option of purchasing externally at a price of ₹45 per unit। इसका मतलब ये है कि डिवीजन बी मार्केट में से सेम प्रोडक्ट परचेज कर सकता है एट ₹45। इसका मतलब हमारा जो ट्रांसफर प्राइस है मैक्स टू मैक्स इट कैन बी 45 या फिर उससे कम ही होना चाहिए। ओके, डिटरमाइन द ट्रांसफर प्राइस ऑफ वाई। The total labor hours available in division A is 3800 hours पहला ऑप्शन है, 5600 आवर्स दूसरा ऑप्शन है। चलो एक क्वेश्चन को एक्सटेंड कर देते हैं, एक हम लोग यहाँ पे और एडिशनल पॉइंट ले लेते हैं और वहां हम लोग लिख देते हैं 6200 आवर्स। क्या लिखते हैं हम लोग, 6200 आवर्स। ओके, चलो तो अगर यहाँ पे 6200 आवर्स अगर है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा। नाउ सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन हम लोग पहले ना ये चेक कर लेते हैं कि अगर मैं 3 प्रोडक्ट बना रहा हूं और मार्केट में मुझे जितना भी डिमांड है पूरा का पूरा डिमांड मुझे फुलफिल करना है, तो व्हाट शुड बी द आवर्स रिक्वायर्ड, लेबर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर मी। देखो अगर मैं बात करूं, मेरे पास 3 प्रोडक्ट है, X, Y एंड Z। आवर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, आवर्स कितना जरूरी है। प्रोडक्ट X अगर मैं बात करूं तो 800 यूनिट्स है, एक को बनाने के लिए 3 घंटा लगेगा, तो दैट कम्स टू 8 3 2400 आवर्स। अगर मैं Y का बात करूं तो इट इज 500 यूनिट्स ऑफ Y इंटू 4 घंटा, टोटल 2000 आवर्स। अगर मैं Z का बात करूं तो इट इज 300 इंटू 2 आवर्स, आंसर इज 600 आवर्स। इसका मतलब व्हाट इज द टोटल आवर्स रिक्वायर्ड इफ आई वांट टू फुलफिल द मार्केट डिमांड।
2000, 2000, 4000 plus 1000 total 5000 आवर्स। इसका मतलब अगर मुझे मार्केट का डिमांड फुलफिल करना है, सो आई नीड टोटल 5000 आवर्स। बराबर है? ओके। अब मैं अगर क्वेश्चन पे आ जाऊं, अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो पहले ऑप्शन में मेरे पास कितने आवर्स अवेलेबल है? सिर्फ 3800 आवर्स। बराबर? मतलब मुझे अगर मार्केट के लिए प्रोडक्ट बनाना है तो मेरे पास सिर्फ 3800 ही घंटे है, राइट? इट मीन्स वॉट एवर आवर्स इज अवेलेबल विथ मी, इट इज नॉट सफिशियंट टू फुलफिल मार्केट डिमांड ऑल्सो। लेकिन यहां पे अगर हम लोग ध्यान से देखें, जो अपना डिवीजन बी है, उस डिवीजन बी को हम लोगों के पास से प्रोडक्ट वाई चाहिए, वो भी कितना चाहिए? 300 यूनिट चाहिए। अगर वो भी बनाना है तो 4 घंटे के हिसाब से 1200 घंटे मुझे और लगेंगे। तो मार्केट के डिमांड को फुलफिल करने के लिए 5000 आवर्स प्रोडक्ट और डिवीजन बी को देने के लिए 1200 आवर्स, मतलब मेरे पास टोटल होने चाहिए 6200 आवर्स। चलो फिलहाल तो हम लोग क्या करेंगे, इसका बात नहीं करते, क्योंकि फिलहाल ये अपना पॉइंट नहीं है। अपना पॉइंट ये है कि जो मार्केट में जो डिमांड है पहले उसको फुलफिल किया जाए। तो एज पर माय फर्स्ट एग्जांपल मेरे पास टोटल 3800 आवर्स है। बराबर है? और मार्केट में डिमांड जो है उसके लिए मुझे 5000 आवर्स लगेंगे, राइट? तो अब मुझे ये बताओ, अगर अगर मैंने तुम लोगों को ये बोला कि इफ आई वांट टू मैन्युफैक्चर 300 यूनिट्स फॉर डिवीजन बी, तो मुझे कितने आवर्स लगेंगे? 1200 आवर्स, राइट? तो अगर मैंने डिवीजन बी को ये 300 यूनिट्स बना के दिया, तो क्या वो 1200 आवर्स मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं वैसे ही, कि मुझे इस 3800 आवर्स में से कट करके देना पड़ेगा? जो 3800 आवर्स है वो मार्केट के डिमांड को फुलफिल करने के लिए कम पड़ रहे हैं, उसमें और अगर मैं 1200 आवर्स कम कर दूं तो मेरे टोटल आवर्स हो जाएंगे सिर्फ 2600 आवर्स, राइट? तो इसका मतलब अगर मैंने 1200 आवर्स मेरे डिवीजन बी को दिया तो देयर इज समथिंग नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर हाउ मेनी आवर्स? 1200 आवर्स। क्लियर? चलो सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल ध्यान से देखो जरा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। टेल मी व्हाट इज द आवर्स अवेलेबल विथ मी? 5600 आवर्स। मुझे मार्केट के डिमांड को फुलफिल करने के लिए मुझे कितना चाहिए? सिर्फ 5000 आवर्स। तो बताओ मेरे पास कितने आइडियल आवर्स है? मेरे पास टोटल 600 आवर्स एक्स्ट्रा है जो मेरे मार्केट के डिमांड को फुलफिल करने के बाद भी बच रहा है। लेकिन अगर मुझे ये फुल 5000 आवर्स मुझे यूटिलाइज करना है और मुझे ये 1200 भी इसको बना के देना है, तो मेरे पास टोटल कितने आवर्स होने चाहिए? 6200 आवर्स। लेकिन मेरे पास कितने आवर्स अवेलेबल है? सिर्फ 5600 आवर्स। इसका मतलब मुझे 600 आवर्स का शॉर्टफॉल है। तो अगर मैंने इसको 1200 आवर्स दिए, इसका मतलब मेरा 5000 में से 600 आवर्स मुझे कट करके उसमें 4400 आवर्स यूज करके वहां के 600 आवर्स मुझे यहां पे यूज करने पड़ेंगे। यस और नो? मतलब वंस अगेन अगर मुझे डिवीजन बी को हेल्प करना है तो मुझे मेरे मार्केट के डिमांड को कम करके मुझे इसको प्रोडक्ट वाई बना के देना पड़ेगा, राइट? इट मीन्स वंस अगेन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर 600 आवर्स। यस और नो? मैं रिपीट कर रहा हूं, मार्केट डिमांड कितना है? 5000। मेरे पास आवर्स कितने अवेलेबल है? 5600। कितना एक्स्ट्रा आवर्स है? 600। बट अगर मुझे डिवीजन बी को हेल्प करना है तो टोटल कितने आवर्स लगेंगे? 1200। 1200 में से मेरे पास 600 आइडियल आवर्स है। जो आइडियल आवर्स होता है उसमें कभी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होता। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो इसका मतलब मुझे अगर डिवीजन बी को हेल्प करना है तो डिवीजन बी को हेल्प करने के लिए मुझे कितने आवर्स लगेंगे? 1200 आवर्स। 1200 आवर्स में से 600 आवर्स मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं, आइडियल पड़े हैं, जिसमें कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। लेकिन
अगर मुझे टोटल 1200 आवर्स चाहिए तो मुझे यहाँ पे से 5000 में से 600 आवर्स निकाल के मुझे डिवीजन बी का हेल्प करना पड़ेगा. इट मीन्स देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर हाउ मेनी आवर्स? 600 आवर्स. मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे और बढ़ा दिया ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है. फटाफट बताओ क्यों नहीं है? मुझे मार्केट में कितने आवर्स चाहिए मार्केट डिमांड को फुलफिल करने के लिए? 5000. डिवीजन बी को देने के लिए कितना चाहिए? 1200. दोनों मिला के मुझे कितना चाहिए? 6200. मेरे पास आवर्स अवेलेबल कितना है? 6200. बराबर है. इट मीन्स मेरे मार्केट के डिमांड को कुछ भी अफेक्ट होने वाला नहीं है. मेरे पास टोटल आवर्स है 6200 और मुझे मार्केट के डिमांड को फुलफिल करने के लिए सिर्फ 5000 आवर्स चाहिए. इट मीन्स मेरे पास 1200 आवर्स आइडियल मतलब एक्स्ट्रा है जिसमें हम लोग डिवीजन बी को आराम से हेल्प कर सकते हैं वेयर देयर इज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. हैव यू अंडरस्टूड दिस? श्योर. चलो अब ये सब जो कुछ भी मैंने अभी तक तुम लोगों को एक्सप्लेन किया, ऑल दिस वॉज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन. सम तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है. ओके चलो लेट्स स्टार्ट विद द सम. देखते हैं इस सम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके चलो ऑल ऑफ यू प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर. सबसे पहले अगर तुम लोगों को मार्जिनल कॉस्टिंग आता रहेगा तो मार्जिनल कॉस्टिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है की फैक्टर का, कि जो हम लोगों को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देगा इन दैट की फैक्टर, दैट विल बी द इम्पॉर्टेंट और मोस्ट प्रॉफिटेबल यूनिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन. तो चलो फटाफट वर्किंग आउट कर लेते हैं टू कैलकुलेट कि कौन मेरे को कम से कम आवर्स में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है. ओके सो लेट्स सी. बताओ मेरे पास कितने प्रोडक्ट्स है? मेरे पास इन ऑल टोटल मिला के 3 प्रोडक्ट है. कौन कौन सा प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई एंड प्रोडक्ट जेड. सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिलेगा. राइट. सेलिंग प्राइस है 48, 46 एंड 40. वेरिएबल कॉस्ट है 33, 24 एंड 28. अगर मैं ये माइनस करूँ 48 माइनस 33 दैट गिव्स मी 15, 46 माइनस 24 दैट गिव्स मी 22 एंड 40 माइनस 28 दैट गिव्स मी 12. अगर मैं ऐसे ही बात करूं कंट्रीब्यूशन के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाई दे रहा है तो हम लोगों को सबसे पहले वाई का डिमांड फुलफिल करना चाहिए. फिर प्रॉफिट दे रहा है एक्स 15 रुपये तो उसके बाद एक्स का डिमांड फुलफिल करना चाहिए और उसके बाद भी अगर कुछ टाइम बचता है तो हम लोगों को वो टाइम जेड को देना चाहिए. राइट. बट ये सब कब? व्हेन देयर इज नो कंस्ट्रेंट्स. अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है देन इन दैट केस तुम इस ऑर्डर में प्रोडक्शन करोगे. बट इन दिस क्वेश्चन इफ यू सी मेरे पास टोटल आवर्स अवेलेबल है सिर्फ 3800 और मुझे मार्केट की डिमांड के लिए 5000 आवर्स चाहिए प्लस 1200 आवर्स एक्स्ट्रा चाहिए फॉर डिवीजन बी, मतलब टोटल मिला के 6200 आवर्स चाहिए और मेरे पास सिर्फ है कितना? 3800 आवर्स. मतलब मेरे लिए जो मेरा आवर्स है वो इतना कम है कि मैं अब ये सोच रहा हूँ उतने ही आवर्स में मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा कमा लूँ, है ना. तो लेट्स सी हाउ टू मैक्सिमाइज अवर प्रॉफिट इन दैट लिमिटेड आवर्स. ओके चलो तो अब मैं क्या करूँगा, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑलरेडी है. मैं अगर मैं क्वेश्चन देखूँ तो क्वेश्चन में लेबर आवर्स पर यूनिट दिया है तो क्वेश्चन में दिया है आवर्स पर यूनिट. चलो आवर्स पर यूनिट से हम लोग डिवाइड कर देंगे. तो मुझे बताओ x के लिए कितने आवर्स लग रहे हैं? 3, y के लिए 4 एंड z के लिए इट इज 2 आवर्स. तो मुझे बताओ एक प्रोडक्ट x को बनाने के लिए 3 घंटा लगता है और एक प्रोडक्ट x का प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन कितना दे रहा है? 15 रुपए. सो व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन पर आवर? व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन पर? एक घंटे में मैं कितना कमा रहा हूं? 3 घंटे में मैं 15 रुपए कमा रहा हूं तो 1 घंटे में मैं 5 रुपए कमा रहा हूं.
4 घंटे में मैं 22 रुपीज़ कमा रहा हूँ, मतलब 22 डिवाइडेड बाय 4, तो 1 घंटे में मैं कमा रहा हूँ 5.5 रुपीज़, और 2 घंटे में 12 रुपये, मतलब 1 घंटे में मैं कितना अर्न कर रहा हूँ, 6 रुपीज़। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब अगर हम लोग इसका रैंकिंग देखें तो रैंक पूरा चेंज हो गया है, जो लास्ट था वो फर्स्ट आ गया, एंड ये सेकंड और ये थर्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अब हम लोग अपना प्रोडक्शन कैसे करेंगे, अब हम लोग अपना प्रोडक्शन कैसे करेंगे? सो लेट्स सी, ध्यान दो जरा। फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, कितने आवर्स अवेलेबल है अपने पास? 3800 आवर्स, 3800 आवर्स। ओके, अब सबसे पहले आएगा प्रोडक्ट, देन प्रोडक्ट के बाद यहां पे आएगा आवर्स पर यूनिट, और हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट के बाद आएगा सबसे पहले यूनिट्स, फिर आवर्स पर यूनिट, देन टोटल आवर्स, फिर आएगा कंट्रीब्यूशन। ओके, चलो बताओ फटाफट देख के मुझे, हम लोग सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग Z बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। सो सबसे पहले हम लोग Z बनाएंगे। फटाफट बताओ Z हम लोग कितना यूनिट्स बना सकते हैं मैक्स टू मैक्स? 300 यूनिट्स। आवर्स पर यूनिट कितना है Z का? 2, so 300 into 2 gives me 600 hours, right? Then Z के बाद हम लोग क्या बनाएंगे? Z के बाद हम लोग बनाएंगे क्या? Y। ओके, Z के बाद वी आर गोइंग टू प्रिपेयर Y। ओके, तो अगर मैं Y का बात करूं तो मार्केट में डिमांड है 500 का, राइट? अलग से 300 किसको चाहिए? डिवीजन बी को, राइट? बट वाई को बनाने के लिए कितने आवर्स लग रहे हैं? 4 आवर्स, टोटल 2000 आवर्स। अब उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे? एक्स। अब सवाल ये है कि सर एक्स का हम लोग कितना यूनिट्स बनाएंगे? तो क्या हम लोग पूरे 800 यूनिट्स बना सकते हैं? आंसर इज नो। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर क्यों? देखो, एक यूनिट को बनाने के लिए कितने आवर्स लगते हैं? 3। जो मेरे पास टोटल आवर्स है, टोटल आवर्स इन अवर फर्स्ट केस इज 3800 आवर्स। सो 3800 माइनस 2000 माइनस 600, तो मेरे पास जो आवर्स अवेलेबल है इट इज 1200 आवर्स, राइट? अब जो आवर्स अवेलेबल है कॉमन सेंस से उसी में तो प्रोडक्शन करेंगे, यस और नो? ओके, तो जो आवर्स अवेलेबल है, तो 1200 आवर्स अगर मेरे पास अवेलेबल है और एक यूनिट को बनाने के लिए 3 घंटा लगता है, तो मैक्स टू मैक्स what I can manufacture is only 400 units of product X. Clear? Okay. So this is my optimum सेल्स मिक्स, और वी कैन से प्रोडक्शन मिक्स, जिसमें हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ओके, नाउ दिस आवर्स इनटू हम लोग क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आवर्स इनटू व्हाट? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चलो फटाफट क्वेश्चन देख के मुझे बताओ, व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर Z? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर Z कितना है? 12 रुपए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर Y कितना है? 22 रुपीज। एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर X इज हाउ मच? 15 रुपीज। सो
what will be my total contribution? Total contribution. Okay, so कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एक यूनिट पे कितना रुपए कमा रहे हैं? 12 रुपए। टोटल कितना यूनिट्स है? 300। सो 300 इंटू 12, माई contribution will be 3600. Similarly, 22 into 500, that gives me 11,000. 15 into 400, that gives me 6,000. So what is my total profit? Total profit will be 3,600 plus 11,000 plus 6,000. That gives me 20,000. क्लियर? अब ध्यान से सुनो, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? उसने क्वेश्चन में ये पूछा है डिटरमाइन, उसने क्वेश्चन में पूछा डिटरमाइन द ट्रांसफर प्राइस ऑफ वाई, ट्रांसफर प्राइस फॉर वाई, राइट? तो अगर अब इस केस में अगर इफ डिवीजन ए ट्रांसफर्स $300 units of product Y to B, it will require कितना? हम लोग ने ऑलरेडी यहां पे कैलकुलेट किया है, इट विल रिक्वायर 1200 आवर्स। अब जैसे कि हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे ऑलरेडी 3800 आवर्स तो यूज हो चुका है, अब आवर्स तो बचे नहीं है। अगर उसको डिवीजन बी को 300 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वाई देना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? इन प्रोडक्ट में से किसी ना किसी के आवर्स कम करने पड़ेंगे। और हम लोग किसके आवर्स कम करेंगे? जो हम लोगों को कम से कम प्रॉफिट दे रहे हैं। फटाफट देख के बताओ कौन अपने को सबसे कम से कम प्रॉफिट दे रहा है? तो हम लोगों को कम से कम प्रॉफिट दे रहा है कौन? एक्स। तो हम क्या करेंगे, ये 1200 आवर्स जो हम लोग ने एक्स बनाया है, वो 1200 आवर्स एक्स बनाने के बजाय हम लोग क्या बनाएंगे? हम लोग प्रोडक्ट वाई बनाएंगे फॉर डिवीजन बी। अब मुझे बताओ 1200 आवर्स जो हम लोग एक्स बनाने वाले थे, अब वही 1200 आवर्स अगर हम लोग वाई बनाने में यूज करेंगे तो क्या हम लोग ये प्रॉफिट जो कमाने वाले थे क्या वो कमा पाएंगे? यस और नो? आंसर इज नो। सो इसका मतलब ये 6000 भी हम लोगों को डिवीजन बी से रिकवर करना पड़ेगा, एंड दिस 6000 इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दिस इज नोन एज व्हाट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो यहां पे अब व्हाट विल बी द ट्रांसफर प्राइस? ट्रांसफर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट Y इज इक्वल टू, कितना यूनिट्स ट्रांसफर करना है? 300। तो वेरिएबल कॉस्ट तो लगेगा। तो बताओ मुझे वेरिएबल कॉस्ट कितना रुपए लग रहे हैं प्रोडक्ट Y को बनाने के लिए? वेरिएबल कॉस्ट है 24 रुपए, 24 रुपीज। तो मेरा जो कॉस्ट है, कॉस्ट वो है 300 इंटू 24। अब वो मेरा डिवीजन है, अब उससे प्रॉफिट क्या कमाए भैया? जितना कॉस्ट है उतना तो तू दे दे। सो 300 इंटू 24। तो कम से कम हम लोग उसके पास से 300 इंटू 24 इज और वेरिएबल कॉस्ट, उतना तो उसके पास से लेंगे ही लेंगे, बराबर है। लेकिन अगर मैंने उसको ये 300 यूनिट्स बनाकर दिया तो ये 6000 रुपीज मैं कमा सकता हूं क्या? आंसर इज नो। इसका मतलब ये 6000 भी मुझे उसी से रिकवर करना पड़ेगा। तो मुझे इन शॉर्ट उसके पास से टोटल मिला के कितने रुपए लेने पड़ेंगे उसके पास से?
13,200। क्लियर। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस, प्राइस मतलब एक यूनिट के लिए, तो इसीलिए हम लोग डिवाइड कर देंगे बाय यूनिट्स, और जैसे हम लोग डिवाइड बाय यूनिट्स करेंगे, सो माय आंसर विल बी 13,200 डिवाइडेड बाय 300, दैट गिव्स मी ₹44। I hope you are understanding this. This is our first sum, first point when there is 3,800 hours. Clear? Okay. Now, second example और थर्ड वाले एग्जाम्पल में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, इट विल बी वेरी इजी। देखो जरा कितने आवर्स अवेलेबल है अपने पास, 5,600 आवर्स, राइट। अब यहां पे 5,600 आवर्स में से मार्केट का डिमांड कितना है, 5,000 आवर्स का। आइडियल आवर्स कितना है अपने पास, 600 आवर्स। आवर्स रिक्वायर्ड बाय डिवीजन बी कितना है, 1200 आवर्स। देयरफॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना होगा, मेरे पास 600 आवर्स तो ऐसे ही पड़े थे, बट मुझे चाहिए 1200 आवर्स, तो कितने आवर्स मेरे पास कम पड़ रहे हैं, 600 आवर्स मेरा शॉर्टफॉल हो रहे हैं। और ये 600 आवर्स हम लोग कौन से प्रोडक्ट का लेने वाले, प्रोडक्ट एक्स का। प्रोडक्ट एक्स मुझे एक घंटे में कितना रुपए कमा कर दे रहा था मुझे, प्रोडक्ट 600 आवर्स है, राइट, इनटू प्रोडक्ट एक्स जो है मुझे कितने रुपए कमा के दे रहा था पर आर, कितना पर आर, सो पर आर का उसका प्राइस था 5 रुपीज का कंट्रीब्यूशन। सो 600 इंटू 5 दैट गिव्स मी 3,000 रुपीज। इसका मतलब अगर मेरे पास 5,600 आवर्स है, जिसमें से 5,000 आवर्स मैं मार्केट के डिमांड के लिए यूज करूंगा, 600 आवर्स मेरे पास आइडियल मतलब एक्स्ट्रा पड़े हैं, इस 600 आवर्स को अगर मैं डिवीजन बी के लिए यूज करता भी हूं तो मेरा कोई लॉस होने वाला नहीं है। तो मैं उसको हेल्प करने के लिए उसको बोलूंगा भैया इसमें कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, तो सिर्फ मुझे वेरिएबल कॉस्ट दे देगा तो भी चलेगा। लेकिन हम लोगों को आवर्स कितना रिक्वायर्ड है, 1200 आवर्स, मतलब हम लोगों को डिवीजन बी के लिए एक्स का 600 का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, 600 आवर्स का। सो वो प्रोडक्शन अगर कम करेंगे तो जो पैसा बाहर से आने वाला था वो हम लोगों को मिलेगा क्या, सो दैट बिकम्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो 600 आवर्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स शुड बी शिफ्टेड हियर। तो वो 600 आवर्स में मैं कितना कमाने वाला था, 5 रुपए के हिसाब से, टोटल 3,000 आवर्स, तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हो गया, 3,000। So therefore, what will be my transfer price? Transfer price will be 24 रुपीज पर यूनिट का कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट, प्लस मुझे 3,000 रुपए का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ऑन 300 यूनिट्स। सो 3,000 डिवाइड बाय 300। सो शॉर्टकट में बात करूं तो 24 प्लस 10 दैट कम्स टू ₹34 पर यूनिट। सो ट्रांसफर प्राइस विल बी इक्वल टू 34। क्लियर। चलो लास्ट वाला एग्जाम्पल यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज ऑल्सो वेरी इजी। बोलो ये मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, 6,200 आवर्स था, बराबर है, मार्केट के डिमांड के लिए कितना चाहिए था, 5,000 आवर्स। आइडियल आवर्स कितना है अपने पास, 1200 आवर्स। आवर्स रिक्वायर्ड बाय डिवीजन बी कितना है, 1200 आवर्स, और मेरे पास पूरे के पूरे 1200 आवर्स यहां पे एक्स्ट्रा पड़े हैं। देयरफॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 0, यहां पे कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। सो देयरफॉर ट्रांसफर प्राइस विल बी इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट दैट इज इक्वल टू 24। सिर्फ 24 रुपीज जो वेरिएबल कॉस्ट है उतना ही दे दे, मेरा कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, तो 24 विल ऑल्सो डू।
Clear? Now, let's see question number 11 from your notes. ध्यान से अगर तुम लोग देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है ऑलरेडी दिसंबर 15 में 6 + 6 12 मार्क्स के लिए पूछा हुआ है. ओके, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. XYZ Limited, which has a system of assessment of divisional performance on the basis of residual income, has two divisions, alpha and beta. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मान लो दो डिपार्टमेंट है, एक का प्रॉफिट है 5 लाख, दूसरे का प्रॉफिट है 4 लाख. बताओ कौन सा अच्छा है? अगर मैं ये बोलूँ दोनों में इन्वेस्टमेंट सेम अमाउंट का है तो कॉमन सेंस है जिसका 5 लाख का अमाउंट है, 5 लाख का रिटर्न है, वो ज़्यादा बेटर है, राइट? तो बहुत बार हम लोग क्या करते हैं ना, परफॉर्मेंस जो है वो डिपार्टमेंट्स का हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बराबर. लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, हम लोग रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे जज नहीं करेंगे कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा या कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है. तो इसने क्या बोला है कि ये जो है XYZ लिमिटेड जो है वो डिविजनल परफॉर्मेंस को चेक करेगा, असेस करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडुअल इनकम. ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? रेसिडुअल इनकम. अब सवाल ये है कि सर रेसिडुअल इनकम होता क्या है? ऑलरेडी हम लोग ने देखा तो है. फटाफट बताओ व्हाट इज रेसिडुअल इनकम. रेसिडुअल इनकम का मतलब एक्स्ट्रा इनकम, मतलब प्रॉफिट माइनस ROI, प्रॉफिट माइनस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. सो व्हाट इज रेसिडुअल इनकम? जो मेरा प्रॉफिट है वो माइनस द रेसिडुअल माइनस द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ओके, अब उसने क्या बोला है, अल्फा हैज एनुअल कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर 15 लाख यूनिट्स. मतलब अल्फा ये जो डिवीजन है ये 15 लाख यूनिट्स पूरे साल का बना सकता है ऑफ अ स्पेशल कंपोनेंट दैट इज सेल टू आउटसाइड कस्टमर्स, बट ideal capacity has ideal capacity. मतलब वो टोटल 15 लाख यूनिट बना सकता है, बट वो 15 लाख यूनिट्स एज ऑफ नाउ नहीं बना रहा है, कुछ ना कुछ उसके पास एक्स्ट्रा है क्योंकि मार्केट में डिमांड 15 लाख से कम का है. ओके, नाउ द बजेटेड रेसिडुअल इनकम ऑफ बीटा इज 1 crore 20 lakh एंड दैट ऑफ अल्फा इज 1 crore. तो ये जो रेसिडुअल इनकम है अल्फा का वो कितना है? 1 crore. मतलब एक्स्ट्रा अबाव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा चाहिए एज रेसिडुअल इनकम फॉर अल्फा. और सेम वे बीटा के लिए कितना चाहिए? 1 crore 20 lakhs. ठीक है. Other relevant details extracted from the budget for the current year are as follows. Particulars of alpha, मतलब जो डेटा दिया है वो सिर्फ अल्फा के बारे में ही दिया है. ओके, सेल्स दिया है टू आउटसाइड कस्टमर्स, कितना यूनिट्स है? 1,20,000 यूनिट्स. मुझे बताओ व्हाट वाज हिज कैपेसिटी? 15 लाख यूनिट्स. सो 15 लाख यूनिट्स में से वो 12 लाख यूनिट्स अभी मार्केट में आउटसाइड लोगों को बेच रहा है. सो फटाफट मुझे बताओ कितना वो नहीं बेच रहा है. ही इज नॉट सेलिंग 3 लाख यूनिट्स. इसको हम लोग बोलेंगे आइडियल कैपेसिटी. तो फटाफट मुझे बताओ अगर ये इस 3 लाख यूनिट्स को बना के अगर अपने डिवीजन बी को या बीटा को देता है तो क्या इसमें कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? आंसर इज नो. अगर बीटा को 4 लाख यूनिट्स चाहिए, 4 लाख यूनिट्स, देन इन दैट केस उसको 1 लाख का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगा. ओके, आगे देखते हैं. सेलिंग प्राइस कितना है? 120. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 160. डिविजनल फिक्स्ड कॉस्ट है 80 lakhs. कैपिटल एम्प्लॉयड है 7 crore 50 lakhs. कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12%. सो फटाफट मेरे को बताओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब ROI
7 करोड़ 50 lakhs का 12%, that comes to 90 lakhs। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए? 90 lakhs का। ओके, ये कौन से डिवीजन के बारे में बात चल रहा है? अल्फा के बारे में। ओके, आगे रीड कर लेते हैं, देखते हैं क्या दिए हैं। बीटा हैज रिसीव्ड अ स्पेशल ऑर्डर फॉर विच इट रिक्वायर्स कंपोनेंट्स सिमिलर टू वंस मेड बाय अल्फा। मतलब बीटा को कोई स्पेशल ऑर्डर आया है और उसको और प्रोडक्शन करना है बीटा को। तो बीटा के लिए जो रॉ मटेरियल है वो अल्फा का आउटपुट है। सो बीटा को अल्फा के पास से कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स चाहिए बिकॉज उसको स्पेशल ऑफर एक्स्ट्रा मिला है। ओके, अब उसने क्या दिया? फुल्ली अवेयर ऑफ द आइडियल कैपेसिटी ऑफ अल्फा, बीटा हैज आस्क्ड अल्फा टू कोट फॉर मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ 3 लाख यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट्स विथ अ स्लाइट मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग फाइनल प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे बीटा को पहले से ही पता था कि अल्फा के पास 3 लाख आइडियल कैपेसिटी है, तो उसने बरोबर अल्फा को बोला है कि मुझे 3 लाख यूनिट्स तू एक्स्ट्रा बना के दे। क्या अल्फा 3 लाख यूनिट्स बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। उसका कैपेसिटी कितना था? 15 लाख। मार्केट में वो कितना बेच रहा था? 12 लाख। 3 लाख यूनिट्स वो बनाता ही नहीं था क्योंकि मार्केट में बिकना नहीं था। लेकिन अगर यही 3 लाख यूनिट्स बीटा को चाहिए तो कॉमन सेंस से कुछ ना कुछ तो पैसे मिल जाएगा, या फिर एटलीस्ट अपने डिविजन को कुछ हेल्प हो जाएगा। क्या यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? आंसर इज नो। चल, लेकिन उसने क्या बोला है? ये यूनिट्स उसको चाहिए लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन के बाद, मतलब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन का खर्चा होने का पॉसिबिलिटी है। ओके, आगे देख लेते उसने क्या बोला है। अल्फा एंड बीटा अग्रीड दैट दिस विल इन्वॉल्व एन एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट टू अल्फा अमाउंटिंग टू ₹5 पर यूनिट। मतलब अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट 160 था, वो 160 तो लगेगा, उसके अलावा 5 रुपीज और लगेगा। ओके, अब उसने क्या बोला है? कैलकुलेट द ट्रांसफर प्राइस। कैलकुलेट क्या करने बोला है? ट्रांसफर प्राइस। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बोला है कैलकुलेट ट्रांसफर प्राइस, so please try to understand the minimum transfer price in this question will be variable cost। वेरिएबल कॉस्ट कितना था अल्फा का? 160 प्लस 5 रुपए मॉडिफिकेशन के, दैट इज 5 रुपीज। तो ट्रांसफर प्राइस विल बी 165 क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। लेकिन लेट्स सी क्वेश्चन में क्या बोला है, ट्रांसफर प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है। अगर वो क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वी हैव टू डू अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन। So let's read further. Calculate the transfer price which alpha should quote to beta to achieve its budgeted residual income। तो वो क्या बोलने का कोशिश कर रहा है कि जो अल्फा है वो बीटा को 3 लाख यूनिट्स बेचेगा, लेकिन वो ये ट्राई करेगा कि उसका जो रेसिडुअल इनकम का जो टारगेट है वो उस टारगेट को अचीव कर सके। ओके, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, टू अचीव मतलब टू रीच, टू अचीव इट्स बजेटेड रेसिडुअल इनकम। फटाफट मेरे को बताओ अल्फा का रेसिडुअल इनकम कितना था? 1 करोड़ का। तो उसका 1 करोड़ का टारगेट अचीव नहीं हुआ रहेगा तो उसको वो टारगेट को कंप्लीट करने के लिए वो उतना प्रॉफिट उस वेरिएबल कॉस्ट में ऐड करके वो बीटा को ट्रांसफर करेगा। ओके, तो पहले ये फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। लेट्स सी, ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी जो भी मैं सिखा रहा हूँ कुछ भी लिखो मत, फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड देन वीडियो को पॉज करके सब कुछ बिना देखे खुद से अच्छे से क्वेश्चन 2 बार रीड करके सॉल्व करना। ठीक है, लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, हम लोग जो भी बात कर रहे हैं हम लोग सब बात कर रहे हैं अल्फा के बारे में, राइट। अब ये है क्वेश्चन नंबर 11। अगर हम लोग अल्फा का प्रेजेंट प्रॉफिट कैलकुलेट करें, प्रेजेंट प्रॉफिट, तो लेट्स सी कितना है। सेल्स
सेल्स है 12 लाख इंटू 180, सेल्स है 12 lakhs इंटू 180, so that comes to 21 crore 60 lakhs, 21 crore 60 lakhs. Okay, minus variable cost, that is 12 lakhs इंटू 160. ये हम लोग आउटसाइडर्स को जो बेच रहे हैं उसका प्राइस है, इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट 160 ही रहेगा, इट विल नॉट बी 165. ओके, सो दैट विल बी 12 lakhs into 160, so that comes to 19 crores 20 lakhs. So what is my contribution? So 21 crore 60 lakhs minus 19 crore 20 lakhs, so that comes to 24 lakhs. So my contribution will be 24 lakhs. Sorry, it is 2 crore 40 lakhs. ओके, कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट. तो क्वेश्चन देखते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कितना बोले उसने, 80 lakhs. सो दैट इज 80 lakhs. तो प्रॉफिट कितना आ गया, सो 24 lakhs, सॉरी 2 crore 40 lakh माइनस 80 lakhs, दैट कम्स टू 1 crore 60 lakhs. प्रॉफिट में से अगर हम लोगों ने माइनस कर दिया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विच इज 7 crore 50 lakhs का 12%, दैट कम्स टू 90 lakhs. So what is the residual income? So residual income will be 70 lakhs. समझा? तो एज ऑफ नाउ वो जो मार्केट में बेच रहा है उसमें से उसका जो रेसिडुअल इनकम है दैट इज 70 lakhs. बट टेल मी व्हाट इज द टारगेट. जो उसका टारगेट था वो कितने का था, 1 crore का. सो देयरफॉर what is balance in target. 1 करोड़ का टारगेट था, 70 lakhs तो ऑलरेडी वो मार्केट से कमा ही रहा है रेसिडुअल इनकम पे. सो व्हाट इज द बैलेंस, 1 crore माइनस 70 lakhs, दैट गिव्स यू 30 lakhs. तो ये 30 lakhs वो क्या करेगा, वो बीटा से रिकवर करेगा, राइट. सो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफर प्राइस. सो देयरफॉर ट्रांसफर प्राइस is equal to variable cost plus balance of residual income target, total variable cost divided by plus balance divided by total units. चलो फटाफट मुझे बताओ व्हाट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट. कितना यूनिट्स चाहिए उसको, टोटल यूनिट्स चाहिए 3 lakhs. एक वेरिएबल कॉस्ट कितने का है, 160 प्लस 5 रुपए यहाँ पे है. सो 3 lakhs इंटू 160 प्लस 5 मतलब 165 प्लस बैलेंस ऑफ रेसिडुअल इनकम कितना है 30 lakhs डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स है 3 lakhs. तब तो मेरे को ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट मिलेगा, राइट. तो 3 लाख यूनिट बनाना है इंटू 1 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट है 165, दैट कम्स टू 4 crore 95 lakhs प्लस उसमें वो चार्ज करेगा 30 lakhs डिवाइडेड बाय
टोटल यूनिट्स वो जो ट्रांसफर कर रहे इट इज 3 lakhs. So 4 crore 95 lakh plus 30 lakhs, that comes to 5 crore 25 lakhs divided by 3 lakhs. So therefore transfer price is equal to rupees 175. क्लियर? इसी चीज को हम लोग शॉर्टकट में सीधा पर यूनिट में भी सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बैलेंस ऑफ रेसिडुअल इनकम डिवाइडेड बाय यूनिट्स. तो मैंने क्या किया, जो बैलेंस ऑफ रेसिडुअल इनकम था जो हम लोगों को बीटा से रिकवर करना था वो भी हम लोग ने पर यूनिट में कैलकुलेट कर लिया. तो ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू व्हाट? टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस बैलेंस ऑफ रेसिडुअल इनकम, वो टोटल अमाउंट में 30 lakhs डिवाइडेड बाय 3 lakhs करेंगे तो वो भी पर यूनिट में आ जाएगा. सो व्हाट इज माय टोटल वेरिएबल कॉस्ट? 160 पहले लगता था प्लस 5 रुपए इसके लिए अलग से लगेंगे, प्लस बैलेंस था 30 lakhs divided by units 3 lakhs. So it comes to 160 plus 5 plus 30 lakhs divided by 3 lakh gives you 10. So transfer price will be 175. I hope you are understanding this. Okay? चलो सेकेंड पॉइंट में आ जाते हैं. उसने सेकेंड पॉइंट क्या बोला है वो भी जरा हम लोग देख लेते हैं. लेट्स सी द सेकेंड पॉइंट. If beta can buy the required component from the open market at a price of 180, जो बीटा है वो ओपन मार्केट में कितने में परचेज कर सकता है? 180. सिचुएशन ए बोला है. 172 सिचुएशन बी, 160 सिचुएशन सी. ओके, व्हाट शुड बी इट्स autonomous decision? Buying from market at market price or buying from alpha at a transfer price, in each of the situations. Also state with reason in what situation the decision of beta may result in suboptimal decision for the company as a whole. मीन्स वॉट? देखो, अगर ट्रांसफर प्राइस 175 है, राइट, ट्रांसफर प्राइस कितना है? 175. अगर मार्केट से बीटा को कितने में मिल रहा है? 180 रुपीज में मिल रहा है, राइट. मार्केट में 180 में है, ट्रांसफर प्राइस इज 175, तो विच इज बेटर? 175 is better. ओके. अगर मैं तुम लोग को ये बोलूं कि मार्केट में 172 का है एंड ट्रांसफर प्राइस इज 175, still if you will see 175 is better. अब तुम लोग सोच रहे हो सर क्यों? ध्यान से देखो, मुझे एक बात बताओ, ये जो 10 रुपीज़ है ना, अगर हम लोग कंपनी के हिसाब से सोचे, कंपनी के हिसाब से ये जो 10 रुपीज़ है ये कौन किसको दे रहा है? ये दे रहा है डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट बीटा टू अल्फा. मतलब ये जो 10 रुपीज़ है इट इज़ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. अगर मैं ओवरऑल बिजनेस के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे अल्फा ने अगर कोई प्रोडक्ट बनाया है तो कंपनी के हिसाब से जो कॉस्ट है इट इज ओनली 165. कंपनी के लिए अल्फा और बीटा दोनों सेम है. अल्फा अगर वो प्रोडक्ट बना रहा है तो कंपनी का कॉस्ट विल बी 165. ऑन दी अदर हैंड अगर बीटा ने मार्केट से परचेज किया तो कितने में मिलेगा? 172. तो कंपनी के जेब से, बीटा के जेब से 172 रुपीज जाएगा.
जबकि सेम प्रोडक्ट अगर अल्फा से परचेज किया तो कंपनी के जेब से कितना जाएगा 165, हेंस ट्रांसफर प्राइस 175 इज बेटर। लेकिन अगर हम लोग थर्ड सिचुएशन देखें तो थर्ड सिचुएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि वहां पे मार्केट में क्या प्राइस है 160। मतलब अगर बीटा ने मार्केट में से परचेज किया तो उसको कितने में मिलेगा 160 में। लेकिन वही प्रोडक्ट अगर अल्फा ने बनाया तो अल्फा को कितना खर्चा पड़ेगा 165 वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर अल्फा ने बनाया तो कंपनी के जेब से 165 जाएगा, अगर बीटा ने मार्केट से परचेज किया तो 160 रुपीज कंपनी के जेब से जाएगा। तो विच इज बेटर? सो इन दैट केस जो ट्रांसफर प्राइस है 165 विल बी सब ऑप्टिमल। सब ऑप्टिमल मतलब it will not be useful. Are you understanding? तो कंपनी के जेब से जो खर्चा हो रहा है दैट इज ओनली एंड ओनली वेरिएबल कॉस्ट। तो तुम सिर्फ ये ट्रांसफर प्राइस देख के ये कंपैरिजन मत करो। देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला वाला उसको मार्केट में कितने में मिल रहा है 180 में, तो तुम लोग तो सोचोगे नहीं ट्रांसफर प्राइस 175, तो कॉमन सेंस 175 विल बी बेटर। चलो वो एक आंसर करेक्ट आ गया। दूसरा अगर तुम लोग सोचोगे तो ट्रांसफर प्राइस है 175, लेकिन जब वो मार्केट से खरीद रहे तो 172। अगर मैं सिर्फ बीटा के बारे में सोचूं, सिर्फ बीटा के बारे में, तो बीटा को अच्छा लगेगा कि मैं 172 मार्केट से परचेज करूं। लेकिन अगर बीटा ने 172 रुपीज में मार्केट से परचेज किया तो इट विल बी द लॉस फॉर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। क्यों लॉस होगा? क्योंकि अगर अल्फा बना रहा है तो कंपनी के जेब से जाएगा सिर्फ 165 विच इज वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन अगर बीटा ने बाहर मार्केट से परचेज किया तो कंपनी के जेब से जाएगा टोटल 172 रुपीज। समझ में आ रहा है? हेंस ट्रांसफर प्राइस 175 विल बी बेटर अगर हम लोग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो। इफ यू रिमेंबर जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तभी मैंने तुम लोग को बोला था यहाँ पे ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करते वक्त दो चीज पे हम लोगों को ध्यान देना है। एक तो किसी भी डिपार्टमेंट का प्रॉफिट का लॉस नहीं होना चाहिए, एट द सेम टाइम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अफेक्ट होना नहीं चाहिए। हेंस इन दिस केस बाहर मार्केट में 172 में भी मिल रहा होगा तो स्टिल बीटा को 175 ट्रांसफर प्राइस में ही परचेज करना चाहिए। लेकिन अगर लास्ट वाला एग्जांपल हम लोग देखें तो मार्केट में क्या प्राइस पे मिल रहा है 160 और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट ही 165 है। सो इट इज बेटर कि बीटा जो है वो मार्केट से गुड्स परचेज करे। एंड इन दिस केस जहां मार्केट में 160 में मिल रहा है और कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट मतलब अल्फा का वेरिएबल कॉस्ट ही 165 है, तो इन दैट केस दैट ट्रांसफर प्राइस बिकम्स व्हाट सब ऑप्टिमल। क्लियर?